हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, परमाणु की संरचना और नाभिक की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। नाभिक की संरचना ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया। क्या था अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग? रदरफोर्ड ने तीव्रगामी तीव्र वेग से चलने वाले अल्फा कणों को एक सोने की पतली पन्नी पर उसकी बमबारी की और फिर ये देखा कि उसके निरीक्षण किया कि उससे क्या निष्कर्ष निकाले। तो उसने निष्कर्ष निकाले कि कुछ अल्फा कण जो थे जब उसकी डाले जाते हैं सोने की पतली पन्नी पर, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण जो है विभिन्न कोण बनाते हुए निकलते हैं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से बड़े बड़े कोण बनाते हुए वापस लौट जाते हैं और कुछ कण जो है वो सीधे वापस लौट जाते हैं। इसे कणों से निष्कर्ष निकला। सबसे पहला निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला? इन्होंने निकाला कि जो अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, वाले कुछ अल्फा कण जो है वो हमारे सीधे निकल जाते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो वो बताता है कि इसका नाभिक जो है, हमारा परमाणु जो है, परमाणु का समस्त जो हमारा कुछ भाग खोखला है। इससे क्या मतलब निकलता है कि परमाणु का कुछ भाग खोखला है, जिसके कारण हमारे जो कण है अल्फा कण वो सीधे निकल जाते हैं, बिना विचलित सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण जो थे वो हमारे इस विभिन्न कोण बनाते हुए निकलते हैं, छोटा कोण बनाते हुए निकल जाते हैं। तो जैसे जैसे अल्फा कण इसके समीप आते हैं, ये हमारा नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया, तो जैसे इसके समीप आते हैं तो यहां से इसका प्रतिकर्षण बढ़ता है, क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है और समस्त धनावेश यहां पर केंद्रित होता है, तो इसके प्रतिकर्षण के कारण ये से हट जाते हैं। उसके बाद में कुछ अल्फा कण जो है वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो 90 से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, तो इसका मतलब समस्त भाग, एक समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक सूक्ष्म भाग में केंद्रित है, जहां से वो वापस लौट सकते। तो इसके बाद में देखा कि कुछ अल्फा कण वापस इससे जितने करीब जा सकते हैं उससे वापस लौट आते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकला कि समस्त भाग जो है एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है, समस्त आवेश, धनात्मक आवेश, इसी को हम नाभिक कहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कि नाभिक जो है, जो परमाणु हमारा सारा ठोस नहीं है बल्कि उसके बाद खोखला है और इसका नाभिक जो है वो ठोस है और नाभिक पर समस्त धनावेश केंद्रित होता है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि इन्होंने कूलोम के नियम का प्रयोग करके, कूलोम के नियम का प्रयोग किया और उससे इससे जो विक्षेपित होने वाले, किसी कोण पर विक्षेपित होने वाले कणों को गिना, तो उन्होंने पाया कि उस पर संख्या जो होती है n प्रोपोर्शनल टू, यहां से उस होने वाले इसकी संख्या n प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि थीटा कोण पर अगर विक्षेपित हो रहे हैं तो उनकी कणों की संख्या को गिना और वो संख्या n प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2 होती है, इसकी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला लास्ट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अलग अलग, फिर उसके बाद में सोने की पतली पन्नी के बाद में अलग अलग तत्व लिए और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से गुजरने वाले, विक्षेपित होने वाले कणों को गिना। तो उन्होंने पाया कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनका परमाणु का आकार जो था अलग अलग होता है, नाभिक भी उनका अलग अलग होता है, इसीलिए विक्षेपित संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो सभी परमाणुओं का जो नाभिक है, सभी तत्वों के परमाणु का नाभिक एक जैसा नहीं होता। इसके लिए फिर क्या किया गया? नाभिक के आकार का आकलन किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे नाभिक के आकार का आकलन। अब ये नाभिक के आकार का आकलन, ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक के जो बिल्कुल सीधा तक आता है वही नाभिक के सबसे ज्यादा समीप आ सकता है। यानी कि जो अल्फा कण बिल्कुल नाभिक से सीधे आते हैं, जो वापस लौटते हैं, वो उसी मार्ग से वापस लौटते हैं, वही सबसे ज्यादा करीब आ सकते हैं। सपोज करो ये सबसे ज्यादा यहां पर आ सकता है, तो यहां पर इसके करीब आने की दूरी, साम्य दूरी r0 हो गई, इसी को हम इसकी त्रिज्या
कहते हैं नाभिक की त्रिज्या। तो हम R0 का आकलन कर सकते हैं। अब ये R0, अब यहां से जैसे, क्योंकि इसे नाभिक पर प्लस का आवेश होता है, नाभिक पर धनावेश, सपोज करो इसका परमाणु क्रमांक Z है, तो नाभिक पर धनावेश क्या होगा प्लस Ze, और इस पर आवेश हो जाएगा प्लस 2e, इस पर Ze आवेश होगा, इस पर प्लस 2e हो गया। अब सपोज करो इसकी गति ऊर्जा k है, के गतिज ऊर्जा का कोई अल्फा कण वो इसकी तरफ चलता है, जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा इसकी स्थित गतिज ऊर्जा घट जाएगी और स्थिति ऊर्जा बढ़ती चले पृथ्वीकर्षण के कारण, क्योंकि दोनों पृथ्वीकर्षण होगा तो पृथ्वीकर्षण के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती जाएगी, और जब ये बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE into 2E अपॉन R नोट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z2ZE स्क्वायर अपॉन R0। ठीक है, अब अत्यंत निकट आने पर U बराबर के, यानी कि इस स्थिति में अत्यंत निकट आने पर U बराबर किसके बराबर, K के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा K बराबर U बराबर K, तो यहाँ K बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन R0। तो हम R0 निकालेंगे, तो R0 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन K। ये आ जाएगी इसकी नाभिक के अत्यंत निकटतम पहुंचने की दूरी। अब अगर इसका द्रव्यमान m अल्फा हो, कण का द्रव्यमान, और ये v अल्फा वेग से चल रहा हो, तो k बराबर हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ये मान इस पर रख देंगे, 2 ऊपर पड़े 2 दूनी 4, तो R0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ZE स्क्वायर अपॉन 4ZE स्क्वायर अपॉन m अल्फा इंटू v अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सारे मान रख के हम वो निकाल सकते हैं, किसी परमाणु की त्रिज्या को हम ज्ञात कर सकते हैं, R0 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू।